आज हम लोग पाठ पढ़ेंगे गलता लोहा, गद्यांश है और इसके कवि हैं श्री शेखर जोशी जी। मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको ये गद्य समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे शेखर जोशी जी पर, कौन थे, क्या क्या इन्होंने लिखा था, इनकी कृतियाँ कौन कैसी थीं, सारी चीज़ें। तो बच्चों, शेखर जोशी कवि हैं, एक मतलब लेखक हैं, जिनका जन्म सन 1932 में अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाज्यू, हलवा, नौरंगी बीमारी है, ये कहानी संग्रह हैं। एक पेड़ की याद, ये एक शब्द चित्रण संग्रह है। शब्द चित्रण माने शब्दों के माध्यम से आपके अंदर मतलब एक कहानी के एक दृश्य को प्रकट करता है, तो शब्द चित्रण कहलाता है। आशा करता हूँ आप लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो जो इनको सम्मान मिला था, इनको बहुत सारी हिंदी इसे कहानियों के लिए सम्मान भी इनको प्राप्त हुए थे। तो पहल सम्मान इनको प्राप्त हुआ था। पहल सम्मान के नाम से एक सम्मान है जिससे इनको सम्मानित किया जाता था। और जो मतलब ये एक नई कहानियों का एक आंदोलन इनके अंदर था। अच्छी अच्छी कहानियाँ, नई नई कहानियाँ, इसके माध्यम से इसमें जो है एक कहानी के भाव को प्रस्तुत करना, कहानी के विषय में समझाना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इनकी कहानियों में एक नई मतलब उमंग दिखती थी। तो जो गलता लोहा पाठ है बच्चों, गलता लोहा शेखर जोशी जी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। माने इनकी जो कहानी है, जो इनकी कला है, यह एक नमूना तौर पर है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणियां करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गंभीर उतना ही अधिक है। मतलब जो जातिगत जो भाव जो व्यक्तियों के अंदर जो जातिगत एक विकृतियां जो फैली हुई हैं समाज में, उन सभी समाज को ये कहानी समाज इस जातिगत कहानियों से एक ऊपर उठकर ये कहानियाँ जो है जोशी जी ने प्रस्तुत की। आशा करता हूँ आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम यह देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है। हम लोग इस कहानी के माध्यम से यह देखने का प्रयास करते हैं। और शेखर जोशी जी ने हमको इस कहानी के माध्यम से यह बात बताने का प्रयास किया है कि जो परिस्थितियां व्यक्ति को होती हैं, देखिए कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति बड़ा मेधावी छात्र होता है, बहुत मेधावी, बहुत पढ़ने में पढ़ा, लेकिन सही प्लेटफॉर्म, सही जगह, सही मार्गदर्शन ना मिल पाने के कारण एक समय ऐसा आता है कि वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाता और कुछ मनोदशाएं बिगड़ जाती हैं, जहां उसके लिए जाति अभिमान बेमानी हो जाता है। वो ऐसी मनोदशा में पहुंच जाता है कि फिर जाति का कोई अस्तित्व और कोई जाति का अभिमान उसके किसी कार्य काम की चीज नहीं रहती। सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखना, वह धनराम लोहार के आफर पर बैठता ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखता है। तो मतलब देखिए क्या है कि
माने यह जो उसके कार्यों पर कुशलता दिखता है, वह अपने कार्य को कितनी कुशलतापूर्वक कर सकता है, फिर वहाँ पर बेईमानी और अभिमान और ये सारी चीज़ें ये कोई महत्व उसके जीवन में नहीं रखती। और उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता है, प्रतीत होता है। मतलब एक यहाँ पर जो व्यक्ति नहीं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम फलाना हैं, हम ढिमका हैं, दुनिया भर की बातें जो कहते हैं, इन सभी चीज़ों से ऊपर उठ करके एक बेईमानी से परे होकर और सामाजिक जो भ्रांतियां हैं, इन समस्त भ्रांतियों को झूठा भाईचारा नहीं अपितु मेहनत के सिकंजों पर कसा हुआ एक सच्चे भाईचारे के तौर पर यह प्रस्तुत करता है। यहाँ पर प्रस्तुत किया मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो, इसीलिए इसका नाम गलता लोहा रखा गया, कि माने एक इन सभी भाईचारों को छोड़ करके और एक नई स्थितियों पर जो व्यक्ति उभर कर सामने आता है तो वह एक नया आकार है। वह व्यक्ति का एक नई आकृति है। वो धातु वही है परंतु आकृति परिवर्तन हो जाता है। बच्चों, कहानी का सारांश छोटे से शब्दों में मैं आपको कहानी भी बताने का प्रयास करूंगा। देखिए क्या होता है इस कहानी में। हम लोग पढ़ रहे हैं गलता लोहा। बच्चों, शेखर जोशी जी इनके कवि हैं, मैंने इनके विषय में आपको बताया है, अभी सारी बातें उन्हीं के विषय में चल रही थी। क्या होता है इस कहानी में, एक मोहन होता है, बहुत गौर से सुनिएगा। मोहन बच्चा ब्राह्मण का बच्चा होता है, पुरोहित होता है, और ये लोग उत्तरांचल की कहानी है ये। तो उसके पिता होते हैं बंशीधर। जो बंशीधर होते हैं वो पंडित होते हैं, पांडित्य कर्म से अपना जीवन निर्वाहन करने वाले एक साधारण व्यक्ति, साधारण ब्राह्मण होते हैं। और त्रिलोकी सिंह के विषय में बताऊं, त्रिलोकी सिंह इनके प्राथमिक शिक्षक होते हैं, जो पहले वर्ष में जो इन्होंने शिक्षा दी थी। मतलब जैसे नहीं प्राथमिक शिक्षक माने 5वीं के अंदर के जो शिक्षक होते हैं वो होते हैं। और रमेश इनका माने बंशीधर का मित्र होता है, रमेश, जो कि लखनऊ में रहता है। और धनराम ये लोहार है, ठीक है, धनराम लोहार होता है। तो इस प्रकार से ये कहानी है। और इस कहानी का सारांश मैं आपको बताऊं कि इस कहानी में हुआ क्या है। जो मोहन होता है वो पढ़ने में बहुत तेज होता है, बड़ा मेधावी छात्र होता है, बहुत अव्वल नंबर का छात्र होता है। और धनराम लोहार जो होता है वो पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं होता। और बंशीधर गरीब ब्राह्मण होता है। तो त्रिलोकी सिंह जी दोनों को पढ़ा रहे होते हैं, किसको, एक इनको और दूसरा इनको, दो लोहार को, ठीक है ना। और ये दोनों को पढ़ा रहे होते हैं त्रिलोकी सिंह जी। तो ये कमज़ोर होता है पढ़ने में, और ये माने ये कमज़ोर होता है, और ये जो ब्राह्मण है ये पढ़ने लिखने में बड़ा अच्छा होता है, मेधावी छात्र हैं। तो अब ये मान लीजिए कि ये जो धनराम है ये पढ़ाई लिखाई इसकी बड़ी कमज़ोर होती है। त्रिलोकी सिंह जी इस बच्चे के लिए सोचते हैं कि भाई ये आगे चल के पढ़ेगा लिखेगा, बड़ा हमारा नाम रोशन करेगा। हर एक शिक्षक यही चाहता है कि विद्यार्थी पढ़े लिखे और नाम रोशन करे। आज यही सारी चीज़ें जो है सोचते हैं। उसके बाद तो क्या होता है कि इनके गांव में जो स्कूल होता है वो छोटा सा स्कूल होता है, 5वीं तक का स्कूल। बाकी जो पढ़ाने के लिए, आगे पढ़ाने के लिए दूसरे विद्यालय पर भेजा जाता है। तो वहाँ से विद्यालय एक 2 किलोमीटर दूर रहता है। और 2 किलोमीटर दूर रहता है तो वहाँ बीच में नदी रहती है। उस नदी में कई बार बाढ़ भी आ जाता है, उसे पार करके जाना पड़ता है। और इसमें बहुत सारी समस्याएं इसको आने जाने में मोहन को होती हैं।
अब जब मोहन को बहुत सारी समस्याएं आने जाने पर होती हैं तो अब वो करे क्या, कैसे जाए भाई। नदी को पार करके जा पाना, कई बार तो बाढ़ भी आ जाता है तो कई बार दिक्कतें होती हैं, विद्यालय नहीं जा पाता है। तो बंशीधर ने क्या किया कि मोहन को वहीं किसी से बात करके और उनके घर में ही वहीं नदी के उस पार ही रख दिया। नदी है और नदी के उस पार, नदी के जस्ट किनारे में ही विद्यालय है और पार उस पार भी छोटा सा स्थान है, गांव बसा हुआ है, तो वहीं ले जाकर रख दिया। पढ़ने लिखने लगा। लेकिन बाद में बाढ़ और आती है तो बड़ा खतरा रहता है बाढ़ का, कई बार बाढ़ आने लगी तो खतरा रहता है। तो अब वहाँ से भाई एक ही बेटा था इसलिए डर गया कि मेरा तो एक ही बेटा है, कैसे होगा। प्रायः माता पिता एक बेटे को लेकर के डर जाते हैं कि भाई एक ही बेटा है और ये भी ना रहा तो कैसे हमारा जीवन चलेगा। तो इस चीज़ को लेकर के माता पिता बहुत डर जाते हैं और उसको लेकर के फिर घर आ जाते हैं। अब जब घर आ गए तो कहे ठीक हो गया, अब इसको नहीं पढ़ेगा ये और क्या। तो बड़ी दिक्कतें होती हैं। ये सारी बातें रमेश आया रहता है गांव में, तो रमेश को सारी बातें ये लोग बताते हैं, ऐसी ऐसी बात है। तो रमेश कहता नहीं चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ऐसा कह करके रमेश कहता कि ऐसा करो, मैं लखनऊ में रहता हूँ, आप मुझे मेरे साथ इसको लखनऊ भेज दो। अब इनकी दूरी बहुत दूर हो जाता है, मोहन इनसे तैयार हो जाते हैं कि एक अच्छे विद्यालय में पढ़ाऊँगा, ये है वो, ऐसा करके वादा करके ले जाता है मोहन। तो अब ये लखनऊ चला गया। तो लखनऊ में जा गया तो भाई वादे तो बहुत करके चला आया, लेकिन करना सबकी बस की बात नहीं होती है। ले आया लेकिन उसकी मजबूरी, इतना पढ़ने वाला छात्र था, उसको लेकर के आया, यहाँ नौकरों के तरह बर्ताव करने लगा उसको। जैसे एक फिल्मी स्टोरी है ना, वैसे ही एकदम पूरा फिल्म की तरह पूरा सब कुछ कि जैसे लाया, फिर जुल्म उठाया, कष्ट वाला, ये सारी चीज़ें, सारी हरकतें उसके अंदर आ गई। वो नौकरों जैसा जाता था, सारा काम करके घर से फिर पढ़ने के लिए जाता था। ऐसे ही किसी गरीब की म्यूनसिपालिटी के स्कूलों में नाम लिखवा दिया और सारी चीज़ें मतलब नॉर्मल से स्कूल में नाम लिखवा दिया और फिर बाद में अपना काम भी खूब लेता रहा नौकरों जैसा। लेकिन ये लड़का समझदार था, इसने कैसे भी करके उस समय को काट लिया। कोई बात नहीं, मेरे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए काट। 8वीं तक पढ़ा दिया और ले जा करके घर में, और बोला कि भाई सब लोग BA तक पढ़े हुए हैं, BA ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ले लिए, क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ये है। अब उसका मन नहीं पढ़ाने का, इसलिए ये जो है इसको काटना चाहता है सब। तो घर वालों को समझ में आ गई बात, सारी चीज़ें, कोई बात नहीं, छोड़ के चला गया। बाद में जैसे कुछ लोग क्या होता है कि भाई देखिए सबकी बुद्धि एक जैसे नहीं होती है, व्यक्ति थोड़ा बहुत करके इधर उधर ITI करता है, फिर उसके बाद सोचता है कहीं काम मिल जाए, जॉब मिल जाए। तो ऐसे ही मोहन को भी, अब ये जो छात्र था ये बहुत अव्वल नंबर का छात्र था, मतलब बहुत अच्छा पढ़ने लिखने वाला छात्र था। लेकिन आज इसकी स्थिति ये हो गई कि मतलब अब एवरेज छात्र बन करके रह गया, सीमित हो गया वो। तो अब ये स्थिति हो गई, तो किसी प्रकार से कुछ काम वगैरह सिखवा दिया गया। काम सिखवाने के बाद में और हर प्रकार का काम सीख गया, बहुत प्रकार के काम। कुछ स्कूल था, टेक्निकल स्कूल, जहाँ कुछ काम वगैरह सिखाए जाते, तो कुछ काम वगैरह सिखवा दिया, सारी चीज़ें, बहुत सारे कामों को सीख करके फिर वो घर आ गया। तो एक दिन वो लोहे की दराती जो होती है काटने वाली, दराती घास वास काटने वाली जो दराती होती है, उसको लेकर के जा रहा था। तो जो दराती है उस दराती को लेकर के जा रहा था, घास काटने चला रहा था। तो घास में वो दराती चल ही नहीं रही थी, कट ही नहीं रहा था घास। तो उसको लगा कि लगता है इसका दार समाप्त हो गया है। तो उसको याद आया अपने लुहार दोस्त का, धनराम का। तो ये धनराम के पास में जाता है और धनराम लुहार से कहता है कि भाई इसकी दराती सही कर दो। तो धनराम कि पहले लुहार के यहाँ, ये ब्राह्मण था, इसको लुहार के यहाँ जाना निषेध था। बोले ब्राह्मण है, ये है वो है, तो लुहार के यहाँ जाके बैठ नहीं सकते, ये इस तरीके की पहले मानसिकता, बहुत पुरानी मानसिकता थी ये। तो नहीं गया, लेकिन ये गया। तो उसने दराती तेज करने के लिए कहा, तो दराती तेज कर दिया इसने, धनराम ने। अब वो धनराम को बैठ करके वहीं देख रहा है, धनराम क्या कर रहा है। धनराम लोहे को गला रहा है और एक रॉड है, बड़ी सी रॉड, उस रॉड को गोल करना चाह रहा है। और रॉड को जब वो गर्म कर रहा है तो लाल करके फिर घुमाता है, और फिर जब भाई वो तो मुलायम हो चुका है रॉड लोहे का, तो घुमाता है, फिर वो वैसे अपने स्थान पर हो जाती है, फिर वो ऐसे अपने आकार पर आ जाती है, सीधा हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें बैठे बैठे देख रहा था।
जब वो देख रहा था तो उसे गुस्सा आ गया, उसे समझ में आ गया कि ये नहीं कर पाएगा। तो उसने क्या किया कि मतलब उसी लोहार के आफर, माने लोहार का जो आम रहता है उसको आफर कहते हैं, तो आफर में बैठता है और खुद ही सब कुछ करके लोहे का गोल सर्कल बना करके एक लोहे का और तैयार कर देता है। ये देख करके उस लोहार को बड़ा आश्चर्य होता है कि बताओ, पंडित हो करके और लोहार का काम कर लेता है, लोहे का काम इसने कर लिया। इसे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो आज उस भाईचारे को यहाँ पर इस कहानी में बताया कि देखिए, जाति से कुछ नहीं, कार्य का महत्व रखता है। आप सच्ची भावनाओं पर जिए, और सच्ची भावनाओं पर जीने के लिए व्यक्ति को निष्पक्ष एक दर्पण के समान बनना पड़ता है। तो वही चीज़ यहाँ पर इसने, भाई एक ब्राह्मण होकर के इसने लोहार का कार्य कर दिया और उससे बन भी गया। वो सोच रहा था, उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि इसने ये काम कैसे कर लिया, इसको ये काम कैसे आ गया, कैसे, तो वो तो सीखा हुआ था काम और उसको शर्म भी नहीं आई, उसने सारा कुछ करके दे भी दिया। तो तात्पर्य ये है कि कोई भी किसी का कार्य कर सकता है। इसलिए निश्चिंत भाव से और जाति प्रथा को समाप्त करते हुए जातिगत भावनाओं को दूर रख करके पुरानी सामाजिक पद्धतियों पर न जुड़ते हुए, बल्कि आज के नई वैचारिक क्रांतियों पर जुड़ें, नए विचारों पर जुड़ें, नई वैचारिक क्रांतियों पर जुड़ें और एक नए युग का निर्माण करें। हम सभी लोग जब इस प्रकार की भावनाओं का विकास करेंगे तो एक नए युग का निर्माण होगा। लेकिन यदि अगर हम लोग जातिगत भावनाओं पर जुड़े रहेंगे, जातियों पर जुड़े रहेंगे, जाति को लेकर के चलेंगे, तो एक जाति हमारे लिए समस्या बन जाएगी और हम लोग एक ये नए युग का निर्माण नहीं कर सकते। और जातिगत भावनाओं को खत्म करने का मतलब से तात्पर्य ये नहीं कि आप एक थाली में बैठ के खाने लगो, हैं? जातिगत भावनाओं को खत्म करने का मतलब ये नहीं कि जूठा मीठा खाने लगो। जातिगत भावनाओं का खत्म करने का मतलब ये है कि भेदभाव न रखें, छूने ऊने वाला झंझट कोई ऐसा कुछ ये सब न करें। पर इसका मतलब ये नहीं कि अब अब आजकल यही चीज़ न हो रहा है, आज बीमारियों से जूझ रहा है तो भी परहेज न किया जूठे मीठे का, तो क्या किया? तो परहेज तो अपने घर में भी करना चाहिए, अपने घर के जातियों में भी परहेज करना, अपने घर में अपने घर के लोगों से भी, इधर बीमार हैं तो मतलब बीमार नहीं भी हैं तब भी जूठा किसी का क्यों आदमी खाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, हाँ, बाकी व्यक्ति को परहेज करना चाहिए और जातिगत परहेज नहीं करना चाहिए कि हम तुमको नहीं छुएंगे, कि तुमसे नहीं बोलेंगे, कि तुम्हारे साथ नहीं बैठेंगे। बैठेंगे भाई, समाज है, एक नए समाज का निर्माण हो, पर साथ में बैठे का मतलब ये थोड़ी कि चलो तुम जिस थाली में खा रहे हो उस थाली में चलो हम भी खा लेते हैं। प्रेम आपका है लेकिन सुरक्षा आपकी है। आज के लिए इतना ही बच्चों। आशा करता हूँ इस कहानी को आप लोग समझे होंगे और साथ ही कहानी के मेरी भावनाओं को भी समझने का प्रयास आप लोगों ने किया होगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, आगे की कहानी में फिर मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।